आपने पढ़ रखा है पहले, अलैंगिक जन्म की विधियां आपने पढ़ी थी। आज बेटा उन विधियों के आगे जो हमारी कुछ छूटी हुई विधियां थी उनको पढ़ते हैं बेटा। तो आज जो बेटा विधि हम पढ़ने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट है बेटा, उसका नाम है बीजाणु निर्माण। अलैंगिक जनन की जो दो विधियां बची हुई थी, बीजाणु निर्माण और पुनरुद्भवन, इसको आज बेटा हम लोग समझ ले रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, बीजाणु निर्माण, स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन। तो बेटा बात समझिए कि ये भी एक अलैंगिक जनन की बेटा क्या है, विधि है। तो आप बताओगे कि बीजाणु निर्माण भी क्या है, यह भी अलैंगिक जनन की एक विधि है। ठीक है बेटा। इस विधि में क्या होता है बेटा, इस विधि में बीजाणुओं का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है इस विधि में, जो बीजाणु धानी होती है, क्या होती है बेटा, बीजाणु धानी। उस बीजाणु धानी में क्या बनते हैं, बीजाणुओं का निर्माण होता है। और यही बीजाणु धानी से मुक्त होने के पश्चात जब बीजाणु क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, तो ये नए जीव को अंकुरित करते हैं, अंकुरित करके नए जीव को निर्मित करते हैं। ठीक है बेटा, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसका कोई ज्यादा कठिन नहीं है, उसको निर्मित करते हैं। अब बेटा बात समझिए कि क्या है, किसमें पाई जाती है विधि। तो बेटा बीजाणु निर्माण की विधि सामान्यतः शैवालों और कवकों आदि में देखने को मिलती है। बेटा क्या होता है इस विधि में, मेरे बात समझिएगा। अच्छा, बीजाणु है क्या, तो बीजाणु एक अलैंगिक संरचना है। कुछ लोग इसको बीज से तुलना कर देते हैं। बीजाणु बीज नहीं है, बीजाणु क्या है, बीजाणु एक अलैंगिक संरचना है। अलैंगिक जनन से बनती है, तो बीजाणु कैसी संरचना है, एक अलैंगिक संरचना है। इसको आप बीज नहीं कह सकते बेटा। बीज जो होता है, बीज सीड का फॉर्मेशन किसमें होता है, इसका फॉर्मेशन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद में होता है। मतलब इसका जो निर्माण होता है वो बेटा हमारा होता है लैंगिक जनन के पश्चात। तो आप ये बात समझ लेना कि बीजाणु और बीज में बहुत अंतर है। आप बीजाणु को बीज नहीं कह सकते। ठीक है बेटा, बात समझिए कि कैसे क्या होता है इसमें। ध्यान दीजिए, होता क्या है, जैसे एक कवक है, नाम है उसका राइजोपस। ठीक है, एक कवक है, क्या नाम है बेटा उसका, राइजोपस कवक। ठीक है, इसमें हम बताने जा रहे हैं आपको किसकी विधि, बीजाणु निर्माण विधि बताने जा रहे हैं। क्या होता है बेटा, ये राइजोपस एक कवक है। इसमें क्या होता है कि ये ऊपर का जो फूला हुआ भाग होता है बेटा, ये कहलाता है बीजाणु धानी। क्या कहलाता है बेटा, बीजाणु धानी कहलाता है। और ये जो जिस पर ये संरचना है, इसे बोलते हैं बीजाणु धानी धर। इस पर एंजियोफोर बोलते हैं, इसको बोलते हैं बीजाणु धानी धर। ठीक है, होता क्या है बेटा, बीजाणु धानी के अंदर क्या होता है, कोशिका द्रव्य में विभाजन होता है। बीजाणु धानी में क्या होता है, कोशिका द्रव्य में विभाजन होता है, जिससे अंदर क्या बन जाते हैं, बीजाणु बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, अब बेटा किसी किसी बीजाणु धानी में क्या होता है कि दो प्रकार के बीजाणु बन जाते हैं। कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। जैसे मान लीजिए छोटे बीजाणु बन गए, कुछ बड़े बन गए, कुछ छोटे बन गए, कुछ बड़े बन गए। तो वो विषम बीजाणु परिस्थिति मानी जाती है। लेकिन सामान्यतः आप अगर बात समझे तो कॉन्सेप्ट क्या है कि ये एक हमारा राइजोपस कवक है, जिसका ये ऊपर का फूला हुआ भाग क्या कहलाता है बेटा, बीजाणु धानी कहलाता है। और बीजाणु धानी में क्या बन जाते हैं बेटा, बीजाणु बन जाते हैं। इसमें क्या बन जाते हैं, बीजाणु बन जाते हैं। जब बेटा बीजाणुओं की मात्रा बढ़ जाती है तो बीजाणु धानी क्या हो जाती है, फट जाती है। बीजाणु धानी के फटने पर क्या होगा, बीजाणु मुक्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा, बीजाणु मुक्त हो जाएंगे। और मुक्त होने के पश्चात अनुकूल परिस्थितियों में क्या करेंगे, नए कवक को जन्म देंगे। नए कवक को क्या करेंगे बेटा, जन्म देंगे। बात समझ में आई कि क्या है बीजाणु निर्माण। अब बेटा बीजाणुओं के कुछ प्रकार पूछ लिए जाते हैं कि किन्हीं दो प्रकार के बीजाणुओं के नाम लिखें। तो बेटा बीजाणु कई प्रकार के होते हैं, जैसे हमारा अचल बीजाणु, चल बीजाणु, सुप्त बीजाणु, पिकनियो बीजाणु, यूरिडो बीजाणु,
ये हमने आपको सामान्यतः 5 प्रकार के बीजाणुओं के नाम बता दिए हैं, ठीक है ना। और भी कई प्रकार के होते हैं, तो आप ध्यान दीजिए। अचल बीजाणु, चल बीजाणु, सुप्त बीजाणु, पिकनियो बीजाणु और यूरोडो बीजाणु, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? बीजाणु निर्माण के या स्पोर फॉर्मेशन के ये एग्जाम्पल में आप इसको दे सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बेटा एक अलग से दूसरी जो विधि बची हुई है हमारी, उसका नाम क्या है बेटा? उसका नाम है पुनरुद्भवन। क्या नाम है बेटा उसका? उसका नाम है पुनरुद्भवन। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक वो भी है बेटा। पुनरुद्भवन बिल्कुल सिंपल सी विधि। क्या होता है बेटा? पुनरुद्भवन हम लोगों में भी होता है। जैसे कि आपके हाथ में कभी चोट लग गई या कुछ घाव हो गया, तो वो घाव धीमे धीमे भर जाता है, लेकिन आपकी बॉडी में पुनरुद्भवन की जो क्षमता है वो ज्यादा नहीं होती। छिपकली की पूंछ टूट जाती है, नई पूंछ निकल आती है, ये किसका एग्जाम्पल है? पुनरुद्भवन का एग्जाम्पल है। लेकिन जितने भी विकसित जीव होते हैं उनकी कोशिकाओं में क्या होता है? भिन्नन हो जाता है, डिफरेंशिएशन हो जाता है, जिससे कि सभी कोशिकाएं अपने अपने कार्यों में बढ़ जाती हैं। इसीलिए हम लोगों में पुनरुद्भवन की मात्रा जो होती है, क्षमता होती है, वो कम होती है। लेकिन जो अविकसित जीव हैं, जैसे अमीबा हो गया, स्पंज हो गया, हाइड्रा हो गया, प्लेनेरिया हो गया, इनमें पुनरुद्भवन की अपार क्षमता पाई जाती है। मतलब अगर किसी अमीबा की बॉडी को या किसी स्पंज की बॉडी को या किसी हाइड्रा की बॉडी को या किसी भी अदर एनिमल की बॉडी को अगर हम काट दें, तो उसका जो प्रत्येक कटा हुआ भाग होगा, उसका जो प्रत्येक टूटा हुआ भाग होगा, वो नए जीव को जन्म दे सकने में क्या होगा? सक्षम होगा। तो जो हमारे अविकसित जीव हैं उनमें क्या होता है? उनमें बेटा पुनरुद्भवन की अपार क्षमता पाई जाती है। तो आप बात समझिए। अगर बात करें कि क्या है पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन को बेटा बोलते हैं रीजनरेशन। क्या बोलते हैं बेटा? रीजनरेशन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये हम लोगों में पाया जाता है, लेकिन इसका जो एक तरीका है कि मतलब पूर्ण रूप को, पूर्ण जीव को बना दे, तो वो हम लोगों में तो नहीं है, विकसित जीवों में तो नहीं है। लेकिन जो हमारे अविकसित जीव हैं, जैसे हाइड्रा, अमीबा, यूग्लिना, ठीक है, स्पंज, प्लेनेरिया आदि जीवों में पुनरुद्भवन की अपार क्षमता बेटा क्या होती है? पाई जाती है। बात समझते हैं, एग्जांपल लेके देखते हैं किसका बेटा? प्लेनेरिया का। ये बेटा एक एनिमल है प्लेनेरिया, फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस का जंतु है, चपटेक्रमी जिसे बोलते हैं, चपटेक्रमी। तो बेटा प्लेनेरिया की बॉडी अगर मान लीजिए 3 भागों में कट गई किसी कारणवश, इतना पार्ट ये अलग हो गया, इतना पार्ट ये अलग हो गया, तो जितना भी टूटा हुआ भाग है, प्रत्येक टूटा हुआ भाग क्या करेगा? एक नए प्लेनेरिया को जन्म देगा। ये बेटा विधि, कुछ विधि जो है ये सेम खंडन विधि से मिलती जुलती विधि है, ठीक है बेटा। तो प्रत्येक कटा हुआ भाग एक नए जीव को जन्म देने में सक्षम होगा। तो यही विधि बेटा कौन सी कहलाएगी? पुनरुद्भवन। ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट विधि मानी जाती है वो बेटा मुकुलन और हमारी बीजाणु निर्माण ज्यादा इंपॉर्टेंट विधि है आपकी यूपी बोर्ड्स के लिए। अब बात समझिएगा कि हमने क्या क्या विधि पढ़ ली बेटा? हमने पढ़ लिया विखंडन, ठीक है, हमने पढ़ लिया खंडन, मुकुलन, बीजाणु निर्माण, और लास्ट में कौन सी पढ़ ली बेटा? हमने पुनरुद्भवन पढ़ ली, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पुनरुद्भवन क्या होता है। तो पुनरुद्भवन में कोई जीव जो है यदि अपने शरीर में अपने आप में विभक्त हो जाता है, तो प्रत्येक विभक्त हुआ भाग, टूटा हुआ भाग नए जीव को जन्म देता है, ठीक है बेटा। बात समझिए। लेकिन जिस टूटे हुए भाग में केंद्रक होगा वही भाग विकसित होगा। यदि टूटे हुए भाग में केंद्रक नहीं पाया जाएगा तो वह भाग अपने आप क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बेटा आगे आने वाले वीडियोस में हम अलैंगिक जनन की लाभ व हानियां बताएंगे। और बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कर लें, ठीक है बच्चों। और ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपको पढ़ने को